क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है, करे यदि b बराबर 6, t बराबर 4, q बराबर 8, r बराबर 24 हो तो r गुणे t भागे q प्लस t का मान ज्ञात कीजिए। देखिए r की वैल्यू r की जगह रख दीजिए, क्या है 24 है, हमने 24 रख दिया, क्लियर है। उसके बाद आपका दिया हुआ है t, गुणे बना करके गुणा बनाइए, t की जगह 4 है 4 लिख दीजिए, फिर भागे दिया हुआ भागे बनाइए, फिर q की जगह 8 है 8 लिख दीजिए, फिर प्लस बना हुआ प्लस कीजिए, t की जगह क्या है, t बराबर आपको 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब आप जानते हैं इसको हम किस रूल से सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास रूल से। तो बोर्ड मास रूल से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे फटाफट सेकेंडों में। b की वैल्यू 6 दी हुई है, b यहाँ पे नहीं था तो कंफ्यूज मत पड़ेगा, b को छोड़ दीजिए, जो नहीं है उसको छोड़िए। अब सबसे पहले भाग निपटाते हैं। तो देखिए भाग जाएगा जब नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। एक लाइन में लिख देता हूँ, लेकिन लिखने की आपको जरूरत नहीं एग्जाम में। 4 बटे में 8 इसको लिख देंगे और प्लस 4, 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा, ये 2 से काटेंगे 12 बार जाएगा, 12 को 4 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। आपका आंसर हो चुका है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन मुझको दिखा। ये रोमन भाषा वाला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रोमन अंकों सी डी एल एक्स और एम का सही क्रम है। अब आपको सी डी एल एक्स एम का जब तक मान नहीं मालूम रहेगा तो आप कैसे बता पाएंगे कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तभी तो क्रम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए एम की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि 1000 होती है। उसके बाद दोस्तों डी का नंबर आता है, डी होता है 500, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका सी आता है, सी होता है आपका 100, और उसके बाद एल आता है, एल होता है दोस्तों 50, और उसके बाद एक्स आता है, एक्स सभी को पता होगा कि 10 के रूप में लिखा जाता है। तो सबसे बड़ा एम इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ, चलिए ठीक है। उसके बाद आना चाहिए आपका क्या, डी आना चाहिए, डी चलिए इसमें है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा तो कोई होगा ही नहीं, जब यहीं पे मिल रहा है तो इतना ही चेक कीजिए। बाकी आप देख सकते हैं सी उसके बाद एल उसके बाद एक्स, बिल्कुल सही क्रम है, सबसे बड़ा तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये याद कर लीजिएगा, ये कहीं कहीं पूछ देता है ये किसके बदले क्या होता है, एम आपका डी सी एल एक्स, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ 6, फिर 3 प्लस पी कोष्टक में, फिर 4 प्लस क्यू कोष्टक में, फिर 4 प्लस आर कोष्टक में। तो किस तरीके से ये लिखा है हमें समझ में नहीं आ रहा। बाहर देखिए 6 लिखा था, दूसरे में देखिए बाहर 5 लिखा है, और फिर कोष्टक में 4 प्लस 3, 3 प्लस 2, 5 प्लस 5 लिखा। ये कर क्या रहा है, कर क्या रहा है उस पर ध्यान देना है हमें। पहले देखिए कोष्टक के बाहर 6 लिखा था, 6 कैसे लिखा, क्योंकि ये षटभुज है, षटभुज है। यहाँ पर देखिए बाहर वाला ये षटभुज था तो बाहर 6 लिख दिया, ठीक है। अब अंदर देखिए त्रिभुज के अंदर दोस्तों पी है, तो क्या किया, त्रिभुज 3 भुजा वाला होता है तो 3 प्लस पी कर दिया। ऐसे ही क्यू किसके अंदर था, चतुर्भुज के अंदर क्यू था तो 4 प्लस क्यू कर दिया। ऐसे ही चतुर्भुज के अंदर फिर आर था तो 4 प्लस आर कर दिया, ठीक है, 4 भुजाओं में आर हो गया। इसी तरीके से संज्ञा पर किया, देखिए सबसे बड़ा पंचभुज था तो कोष्टक के बाहर 5 कर दिया, और उसके बाद चतुर्भुज के अंदर 3 था, चतुर्भुज 4 प्लस 3 कर दिया। फिर जो त्रिभुज के अंदर 2 था तो 3 प्लस 2 कर दिया, और पंचभुज के अंदर 5 था तो 5 प्लस 5 कर दिया। यानी जितनी भुजाएं हैं उनको लिख रहा है और उसके अंदर जो नंबर है वो लिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये चतुर्भुज है तो यहाँ पर हम कोष्टक के बाहर पहले 4 लिख लेंगे, 4 लिख लिया आपने, चलिए ठीक है। अब उसके बाद हम ध्यान देंगे अंदर क्या क्या मैटर है। यहाँ पर देखिए पंचभुज के अंदर 3 है तो 5 प्लस 3 कोष्टक में लिख देंगे, क्लियर हो गई बात। फिर प्लस बनाएंगे, फिर देखिए यहाँ पर चतुर्भुज के अंदर क्या 2 है तो 4 प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है, इसको भी कोष्टक बंद फिर प्लस बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए षटभुज के अंदर क्या है 4 है तो 6 प्लस 4 बनाएंगे और कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक या मझला कोई भी लगा सकते हैं। अब जोड़ लीजिए 6 4 10, 10 हो गया, और ये 4 2 6, 10 6 16 हो गया, 16 और 5 3 8, 16 8 24, 24 में अगर दोस्तों हम 4 का गुणा करते हैं तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, 4 चौक को 16 सिर्फ इसी में, यानी 24 चौक को 96 होता भी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई, उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर एफ के विपरीत फलक पर होगा। एफ यहाँ पर है, एफ यहाँ पर, अंक वाला तो है नहीं, हम चेक करेंगे कौन सा पासा है, मानक है कि सामान्य पासा है। यहाँ पर दोस्तों हमें ये सिर्फ देखना है एफ के बगल में यहाँ ए है यहाँ बी है, इसके एफ के बगल में यहाँ ए है यहाँ ई है। हमें ऐसा और डाइस चारों में से चेक कर देना है कि जो एफ के बगल में जैसे ए ई यहाँ पर है तो कहीं और तो ए ई नहीं है, किसी पासे में तो नहीं है। अब ए के बगल में ए भी है तो देंगे कहीं पासे में भी बिल्कुल है, यहाँ पर ए भी मिल गया। अगर 2 अक्षर कॉमन मिल जाए, सेम मिल जाए, तो दोस्तों तीसरा डायरेक्टली एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, यानी एफ के अपोजिट सी हो जाएगा। ये सेकेंडों में विदाउट पेन और पेपर वाली ट्रिक है, ठीक है, समझ में आ गया क्या हो जाएगा, एफ के अपोजिट सी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला ये आप लोगों के लिए कह रहा है ई का दर्पण प्रतिबिंब इनमें कौन सा होगा।
तो कमेंट कीजिए। अब इतना आसान हम क्या बताएं, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। अगला इसमें दोस्तों कह रहा वर्ग की संख्या, कह रहे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। जब भी वर्ग की संख्या पूछे तो एक ट्रिक हमेशा जान लीजिए। यहाँ पर ट्रिक क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या कीजिए, इस तरीके का पहले अगर है तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3, इधर से भी नंबर कीजिए 1 2 3, 3 बाई 3 का है। हमें करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर लिखिए, फिर उससे छोटी वाली संख्या का स्क्वायर लिखिए, फिर उससे छोटी वाली संख्या का स्क्वायर लिखिए। 3 त्रिक 9, 2 दूना के 4, 1 एक अन्य 1 जोड़ लीजिए, 9 7 13, 13 1 14। अब यहाँ पर दोस्तों जब भी सेम रो और सेम कॉलम रहे तो स्क्वायर करके मान निकालेंगे। अगर सेम रो और सेम कॉलम वाला सिस्टम न रहे तो वहां पे गुणे वाली ट्रिक लगाते। जैसे 3 था तो 3 गुणे 3 लिखते, ठीक है। 2 गुणे 2 लिखते, 1 गुणे 1 लिखते, तो बात वही हो गई स्क्वायर और स्क्वायर वाली। देखिए 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया, बात वही हो गई। लेकिन सपोज कीजिए अगर 3 बाई 3 के रूप में न होता, 3 बाई 2 के रूप में होता, उस कंडीशन में 3 गुणे 2 लिखते, 2 गुणे 1 लिखते और 1 गुणे 0 लिखते। इस तरीके से चलते। बात समझ में आ गई। तो ये गुणे वाला ही रूल समझिए, इसको गुणे वाले रूल को समझिए, क्योंकि हर जगह यहाँ पे रो कॉलम सेम नहीं रहता, कहीं कहीं फर्क भी रहता है। तो क्या करेंगे, इस तरीके से गुणा करते जाएंगे आपस में एक दूसरे का। बात समझ में आ गई, इस तरीके से हम गुणा करेंगे। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ पर तो स्क्वायर वाला था तो हमने निकाली 14। अब इस तरीके का देखिए 3 रो 3 कॉलम वाला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं। इसमें 14 हो गए। अब बाकी 1 2 3 4 तो बाहर 18 हो गए। तो सारी ट्रिकों को समझिए दोस्तों, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। रीजनिंग में सच में कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है रीजनिंग। अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक ही ट्रिक काम करेगी, ये वाली जो कि बहुत ज्यादा वायरल है। इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग कर दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 = 3। बस यही ट्रिक, इसी में अभी सारा आंसर आ जाएगा। देखिए एक यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐसा 3 वाला, ठीक है। एक यहाँ पर दिख रहा होगा 3 वाला, ठीक है। और एक यहाँ पर दिख रहा होगा 3 वाला, ठीक है। और एक यहाँ पे। कितने हो गए, 3 चौको 12, 12 ऑप्शन में है। हाँ है, तो क्या आंसर हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। देखिए 2 हमने त्रिभुज छोड़ा हुआ है, मैं बता देता हूँ। ये देखिए इस कार्नर पे एक त्रिभुज और इस कार्नर पे एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज आपका हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 2 14। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हर चीजों पे ध्यान दिया, सिर्फ ट्रिक मत ध्यान दीजिए। देखिए फिगर में और क्या छूट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि 11 सितंबर 2023 को शाम 5:58 से लेकर 13 सितंबर 2024 को शाम 5:49 तक की अवधि का समय क्या होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इस समय को सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान। पहले ईयर को लिखेंगे, बड़े वाले को। 2024 बड़ा है, 2024 को लिखेंगे। 2023 से 2024 की तरफ जा रहे हैं तो 2024 साल को लिखेंगे और साथ साथ उसके महीने को लिखेंगे। सितंबर 9वां महीना होता है। फिर उसके बाद उसके डेट को लिखेंगे 13, यानी दिन को लिखेंगे 13। फिर उसके बाद उसके समय को लिखेंगे 5:49। ठीक। फिर उसके बाद हम दूसरे वाले का यानी इस पहले वाले का लिखेंगे, जो कि छोटा वाला था 2023 वाले का। सब कुछ 2023 लिखेंगे। ये भी सितंबर 11 सितंबर की बात कर रहा है तो सितंबर 9वां होता है और यहाँ पर 11 सितंबर लिख देंगे। और ये कितने बजे की बात कर रहा है, 5:58। यानी कि इस पूरे वाले में से, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे तभी तो हमें सारी अवधि एग्जैक्ट मिलेगी। बस घटा लीजिए। तो घटाने का तरीका पता है कि नहीं, कैसे घटाते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपका ये घटेगा नहीं, देखिए क्या दिख रहा है, 9 में से तो आप घटा सकते हैं 8, 1 आ जाएगा। लेकिन 4 अब बचा आपका 4, 4 में से 5 को घटाएंगे, घटेगा नहीं ना, घटेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप कहेंगे कि आप इसमें से कॉमन ले लीजिए। चलिए कॉमन भी ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो 1 घंटा में से जब कॉमन लिया जाता है मिनट में, तो ये 60 आकर के जुड़ेगा, 60 आकर के जुड़ेगा। जब 60 आकर के जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 109। 109 हो जाएगा तो उस कंडीशन में घटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत। 109 में से 58 घटाइए, 51 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये 4 हो गया, यहाँ पर भी मामला फंस रहा है। अब 4 में से 5 को घटा नहीं पाएंगे। अब क्या करेंगे, यहां से एक दिन को कॉमन लेंगे। ये दिन है, ये दिनों की संख्या। दिन में से जब कॉमन लेंगे तो ये 24 घंटा कॉमन आएगा, न कि 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे 24 घंटा ये और 4 घंटा ये, 28 घंटा हो गया। 28 में से दोस्तों 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 घंटा बचेगा। क्लियर हो गया। 23 घंटा 51 मिनट, 23 घंटा 51 मिनट 2 में, वरना इसी से हमारे जो है आंसर आ जाता। अब यहाँ पर दोस्तों क्या था, 13 की बजाय 12 बच गया। 12 में से 11 निकालेंगे तो 1 बचेगा, ये 0 बचेगा और यहाँ पर 1 साल बचेगा। 2024 में से 2023 घटाएंगे 1 साल, यानी कि जो अवधि का समय हो जाएगा 1 साल 1 दिन 23 घंटा 51 मिनट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो 2024 होता है, 2024 को पूछ रहा है ना कि शाम 5:49 तक की अवधि का समय, तो 2024 लीप ईयर होता है। और लीप ईयर में आप जानते हैं कितना
दिन होता है, 366 दिन होता है। तो ये जो एक साल आया है, एक ईयर आया है और एक दिन आया, तो यहाँ पर 366 दिन होगा और एक दिन ये जो आया 367 दिन, तो ये टोटल हो गया। अब बाकी 23 घंटा 51 मिनट, 367 दिन 23 घंटा 51 मिनट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या घड़ी का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कर, रात के 10:15:18 बजे घंटे और मिनट की सुई से बने छोटे कोण की माप, छोटे कोण की माप पूछ रहा है। क्या बज रहा है, 10:15 के करीब। 10 का मतलब ये आपका हो गया, 10:15 ये आ गया। और सेकंड वाली सुई कितने पे कह रहा है, अप्रोक्स 18 पे सेकंड वाली सुई ये आपकी हो गई। ठीक है, तो ये कोड पूछेगा। इसके बीच के मिनट की सुई से बने घंटे और मिनट की सुई वाला कोड पूछ रहा है, ये छोटा कोड पूछ रहा है और ये एक बड़ा कोड ये हो जाएगा। ठीक है, दो कोड बनेंगे, एक छोटा बनेगा एक बड़ा। तो छोटे कोड की माप पूछ रहा है, तो एक सिंपल सा सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, थीटा बराबर 60 H अंतर 11 मिनट बटे में 2, यही होता है। अब चूंकि यहाँ पे 18 सेकंड दिया हुआ है तो उसको भी हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी जो घंटा दिया वो 10 घंटा, 10 को हम 60 से गुणा कर देते 600 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बनाइए और यहाँ पर 11 मिनट, 11 गुणे क्या करेंगे हम, यहाँ पर 15 मिनट ऑलरेडी और 18 सेकंड भी क्या करेंगे हम दोस्तों, मिनट में कन्वर्ट कर देते तो 18 बटे में 60 हो जाएगा। सेकंड का कोई इसमें सूत्र में यूज नहीं है, तो हर हाल में सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा। काट लीजिए, ये आपका 36 के 18, ये 10, 150 153 बटे में 10 हो जाएगा। क्लियर, अब बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो क्या बन रहा है, काट लीजिए, 11 3 33 हो जाएगा, 11 3 33, 11 5 55, 55 3 58, 11 1 11, 11 और 5 16, यानी कि 168.3 अंतर 600। ठीक है, अब बटे में 2 घटा लीजिए, देखिए घटाने पर कितना आएगा, 7 आएगा और यहाँ पे 10 लगा लीजिए, 7 आया और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका दोस्तों, आपका 7 आ गया, उसके बाद ये 9 बचा तो 1 आएगा और उसके बाद 6 है, यहाँ पर भी 9 बचा तो 3 आएगा और यहाँ पर 5 बचा, 431 बटे में 2 भाग दीजिए। 2 दूना के 4, 2 एकन्ने 2, 2 दूना के 4, 2 एकन्ने 2, 2 5 10। ठीक है, 2 दूना के 4, 2 एकन्ने 2, 1 बचा, 2 5 10 और 2 8 16, 2 5 10, 215.85 आया। ये बड़े वाले कोण की माप आ गई है। तो बड़े वाले कोण की माप 215.85 आई है और टोटल आप जानते हैं कि 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। तो उसमें से हम क्या करेंगे, 215.85 को घटा देंगे। 85 को घटाएंगे, हर हाल में 15 दशमलव के बाद 15 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, घटा लीजिएगा। क्लियर हो गई। ये जो 215.85 आया था ये बड़े कोण की माप आई थी, जबकि पूछ रहा है कोष्टक में, क्वेश्चन में छोटे कोण की माप क्या होगी। तो बस 360 डिग्री का होता है पूरे आपके सर्किल में, तो उसी में से इसको घटा लेना है, छोटे कोण की माप आ जाएगी। आंसर हो गया क्लियर। चलिए अगला, क्या दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। देखिए, ब्रह्मांड है, पृथ्वी, आकाश गंगा, मानव। तो अब मुझको बताइए, मानव कहाँ रहते हैं, आप कहेंगे पृथ्वी पे रहते हैं। अब पृथ्वी किसके अंतर्गत है, आप कहेंगे कि आकाश गंगा की ब्रह्मांड। ये बताइए मुझको, आकाश गंगा, आकाश गंगा। अब आकाश गंगा किस में आता है, ब्रह्मांड में आता है, यानी पहले नंबर पर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में आती है आकाश गंगा, 3 नंबर। अब उसके बाद आकाश गंगा में पृथ्वी, पृथ्वी पे मानव। ये सही आपका क्रम हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, मैंने आंसर जो मुझको बता दिया, कमेंट आप लोग करना चाहिए। 1 3 2 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लार्ज और स्मॉल वाला है। देखिए कैसे इसको क्वेश्चन के अनुसार करेंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन करेगा उसी हिसाब से हम चलेंगे। क्या कह रहे हैं, कुछ व्यक्ति एक समूह में खड़े हुए हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ए डी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है। क्या कह रहा है, ए जो है ए डी से लंबा है, डी से लंबा है तो डी को नीचे रखेंगे, ए को ऊपर, लेकिन एफ से छोटा है तो एफ को हम ऊपर रखेंगे ए से। ए को कह रहा है कि डी से तो लंबा है लेकिन एफ से छोटा है, तो बड़े वाले को ऊपर है, छोटे वाले को नीचे रखे जाएंगे। ग्रेटर बेस चिन्ह का भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीका। चलिए एक नया तरीका मैं बता रहा हूँ, ये कुछ और आसान है। आगे कह रहा है कि सी जो है ई से छोटा है और बी से लंबा है। सी को क्या कह रहा है, ई से छोटा है, बी से लंबा है, जो कि एफ से लंबा है। बी को कह रहा है कि एफ से लंबा है, बी को यहाँ पर इंडिकेट करके कह रहा है। देखिए, सी को कह रहा है कि ई से तो छोटा है लेकिन बी से लंबा है। सी को कह रहा है कि ई से तो छोटा है, सी को कह रहा है कि ई से तो छोटा है, ई से तो छोटा है। सी को कह रहा है, सी को कह रहा है कि ई से तो छोटा है लेकिन बी से लंबा है, और बी को कह रहा है कि एफ से दोस्तों लंबा है। इस तरीके का मैंने क्रम बना दिया, कोई दिक्कत यहाँ पर आसानी से बन गया ना। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए और उसको समझ के सोल्व करते जाइए। देखिए, मैंने डायरेक्ट सी और ई में रिलेशन नहीं निकाला, पहले आगे मैंने पढ़ा क्योंकि सी ई यहाँ पे था नहीं, फिर मैंने देखा कि बी लंबा है एफ से,
यहाँ पर कह रहा है। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, बी को एक के ऊपर रख दिया और उसके बाद फिर पीछे आया। पीछे में जब आ रहा हूँ तो कह रहा है कि ई सी जो है ई से छोटा है लेकिन बी से लंबा है, तो सी को मैंने क्या किया, बी से लंबा कर दिया और ई से छोटा दिखा दिया। क्लियर हो गई बात। आगे क्या कह रहा है, केवल एक व्यक्ति ई से लंबा है, यानी ई के ऊपर भी एक व्यक्ति है। चलिए जगह नहीं है यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ। ई के ऊपर एक व्यक्ति है वैसे डैश दे करके, और केवल दो व्यक्ति डी से छोटे हैं, यानी नीचे भी दो व्यक्ति अभी बचे हुए हैं। तो कह रहा है यदि इस समूह में कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं है तो समूह में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, जोड़ लीजिए। एक तो ई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्यक्ति। 9 व्यक्ति कहाँ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, समझ में आई। अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कह रहा है कि ए सी ई जी ए जे एल एन और वो एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जैसे ये वर्गाकार मेज है, ठीक है, इसमें मुख किधर है, केंद्र की तरफ मुख, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्रम लेकिन इसी क्रम में हो आवश्यक नहीं, यानी जिस क्रम में क्वेश्चन में लिख दिया है जरूरी नहीं कि इस क्रम में, बल्कि आगे जो कहेगा उस क्रम में इसको सेट करना है। आगे कह रहा है इनमें से कुछ मेज के कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ मेज की भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हैं, यानी कुछ तो ऐसे कोने पर बैठे हैं, ठीक, और यहाँ पर बंदे बैठे, ऐसे मध्य में बैठे, कोने पर भी बैठे, ठीक है। तो कितने बंदे हो रहे हैं, देखिए तो कितने बंदे हो गए, 3 3 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, बिल्कुल सही है। इस तरीके से बैठेंगे। और जब केंद्र की तरफ मुख है तो दाया इनका किधर होगा, जिधर मैं डैश बना रहा हूँ, जिधर मैं डार्ट बना रहा हूँ उधर इनका दाया है, जिधर मैंने डार्ट नहीं बनाया वो उनका बाया। एक छोड़े ऐसे डार्ट बना दिया जाता है। जब भी केंद्र की तरफ मुख रहेगा तो अपने दाएं तरफ से नीचे से शुरू करेंगे डार्ट बनाना, एक छोड़े इस तरीके से डार्ट बना देंगे, वो उनका दाया, और जिधर डार्ट नहीं बना वो उनका बाया। आगे कह रहा है कि ए और जी दोनों ई के ठीक बगल में बैठे हैं, यानी कि ई को जब तक हम बीच में नहीं रखेंगे इस तरीके से, तब तक ए और जी के बगल में होगा नहीं इस तरीके से। अब हो सकता है कि जी इधर हो, ए इधर हो, क्योंकि दाया बाया कुछ कहा नहीं है तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। अभी आगे सेट कर लेंगे, अभी ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। आगे कह रहा है ए जो है सी के बाई बगल में बैठा है। क्या कह रहा है, ए ठीक बगल में बैठा है, ए सी के बाई ओर ठीक बगल में बैठा है। ए क्या कह रहा है, सी के बाई ओर, सी के बाई ओर। दोस्तों अब ए को हम कहाँ रखेंगे, अगर यहाँ पर है तो सी हर में बगल में यहाँ पर आएगा, तो सी के दाई ओर हो जाएगा, न की बाई ओर, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। ए को हमें इधर रखना चाहिए था जो कि नीचे वाला दिया हुआ है। तो चलिए उसको सेट कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जी को इधर रखिए और ए को इधर रखिए, तब हम सी को यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, ए जो है सी के बाई ओर, अब सी के बाई ओर ए आ गया और ठीक एकदम बगल में बैठा है, बैठ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से सेट करते हैं कौन किसके बाईं ओर बगल में दिया हुआ, कौन किसके दाएं। क्वेश्चन ये नहीं कि आपने रख दिया तो समझिए वो 100% सही हो गया, नहीं, हो सकता कि गलत हो। तो एक लाइन और आगे जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, 1 2 लाइन, कि हमने क्या सही किया क्या गलत। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है सीटिंग अरेंजमेंट का। क्या कह रहे हैं, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा, हो गया। आगे कह रहे हैं कि ओ जो है जे के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्या कह रहा है कि ओ जो है जे के दाईं ओर, अब जे यहाँ पर नहीं है, ए ओ नहीं है, तो उसको अभी छोड़ देंगे उस लाइन को। अभी समझ में नहीं आएगा कि ओ को कहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहाँ रखें, तो इसलिए उसको अभी छोड़ेंगे, क्योंकि और हो सकता है कुछ रिलेशन हो। आगे क्या कह रहा है, जे जो है एन और एल के ठीक बगल में बैठे हैं। जे क्या कह रहा है, ए जे और एन दोनों एल के ठीक बगल में, एल के ठीक बगल में। तो एल को जब तक हम बीच में नहीं रखेंगे, यानी एल को हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, तब तक क्या होगा, जे और एन दोनों के बीच में ये आएगा नहीं। क्लियर है बात, यहाँ पर कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम रिलेशन ओ और जे का देखेंगे, जो हमने एक लाइन ऊपर छोड़ी है। क्या कहे, ओ जो है जे के दाईं ओर ठीक बगल में है, ओ जो है जे के दाईं ओर ठीक बगल में ओ है। तो दोस्तों बात बन गई। अगर हम जे को यहाँ पर लिख दिए होते और एन को यहाँ पर लिखे होते और एल को बीच में, तो दोस्तों उस कंडीशन में जे को हम दाईं ओर नहीं रख पाते, क्योंकि वहां पे एल होता तो बाईं ओर वाली स्थिति भी खाली नहीं थी, वहां पे सी है। तो जे को हमने यहाँ पर रखा क्योंकि इसके बगल में ओ को रखना था दाईं ओर। दाईं ओर जिधर देखिए डार्ट है उधर ही दाईं ओर है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब यहाँ पर हमने ओ को रख दिया। कोई बाकी है जगह, कोई भी बाकी नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है। जी यहाँ पर है, इसका बाया इधर है, इसके बाईं ओर ठीक बगल में ओ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।